इस बीच खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो के बीच झगड़ों की चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप ने पोप पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अपराध के मामले में और विदेश नीति के लिए कमजोर करार दिया। साथ ही ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के प्रति नरम रुख वो अपनाते हैं, इस तरीके का जो है डोनाल्ड ट्रंप ने रुख रखा। अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के प्रति विरोधी होने और रैडिकल लेफ्ट के साथ गठबंधन का आरोप भी लगाया गया। ट्रूथ सोशल की माने तो ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट ने जिसमें ट्रंप ने वैश्विक संघर्षों पर पोप के रुख पर निशाना साधा और उन पर ऐसे रुख अपनाने का आरोप भी लगाया। आरोप लगाते हुए क्या कुछ लिखा है, अब जरा आपको दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पोप लियो पर ट्रंप की टिप्पणी क्या थी? पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर है और स्पष्ट रूप में इस पूरे मसले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो रुख रख रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। पोप के विचार विदेश नीति के लिए बेहद खराब है, यानी सीधे कह रहे हैं। और ये मौका याद कीजिए, ईस्टर का मौका, और उस दौरान ये प्रतिक्रिया सामने आना गुड फ्राइडे के दौरान। ये ऐसा पोप नहीं चाहते जो ईरान का समर्थन करे। स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है ईरान के समर्थित पोप माने जाते। वो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि पोप लियो जो है वो ईरान के प्रति नर्म रुख रखते हैं और इसी रुख को लेकर के जो कहा जा रहा है स्पष्ट रूप में स्थिति जो है इस वक्त बन रही है। पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर है, विदेश नीति के लिए बेहद खराब है। ऐसा पोप नहीं चाहते हैं जो ये सोचता हो और ये ईरान के प्रति परमाणु हथियारों को लेकर के ठीक मानता हो। अब ट्रंप के इस पोस्ट के बाद कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध के खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। क्या कुछ कहा है आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मैं उनसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कुछ लोग इस युद्ध में अपनी शक्तियों का सीधे तौर पर दुरुपयोग कर रहे हैं वो सही है, किसी भी कीमत पर जायज है। मैं चर्च में मिशन को जारी रखूंगा, ये उनका पक्ष है। लेकिन अब ये जो दावा ठोका डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप में पोप जो है इंक्लाइंड है ईरान के प्रति और परमाणु हथियारों को लेकर के जो तस्वीर ईरान रखता है उस पर भी नर्म है। राष्ट्रपति ट्रंप पोप को लेकर शुरू हुई इस बहस में यही नहीं रुके हैं। उन्होंने ये दावा किया कि पोप को लेकर के जो तस्वीर है वो ईरान में बहुत ही ज्यादा अलग है। दावे क्या है, अब जरा वो रख देती हूँ आपके सामने। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो मेरी आलोचना करे, यानी कि सीधी सीधी दिखा रहे कि साथ चलकर साथ खड़े होना पड़ेगा। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे चुना गया था। मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो पोप वेटिकन में नहीं होते, यानी कि वेटिकन सिटी में नहीं होते। अब आप समझेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा यहां मिलेगा कि इस वक्त जो स्थिति है वो किस तरीके की बन रही है और पोप लियो का ये शांति पैगाम ईरान इंक्लाइंड क्यों डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है। साथ ही ट्रंप ने अपराध में रिकॉर्ड निम्न स्तर और इतिहास का सबसे बड़ा शेयर बाजार हासिल करने पर भी दावा किया। इस मामले में विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एंट्री होती है। दरअसल मेलोनी ने ट्रंप के शब्दों की आलोचना की। आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह बातें पूरी तरह बर्दाश्त के बाहर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान युद्ध के बारे में पोप के बयानों पर गुस्सा जाहिर किया, उनको विदेश नीति के लिए बहुत बुरा करार दिया। जॉर्जिया मेलोनी यही नहीं रुकती हैं, उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा, एक और बयान भी दिया। पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख है, ऐसे में पोप की ओर से शांति का आह्वान करना और युद्ध की निंदा करना बहुत जनरल कॉल है, बहुत सामान्य बात है। उन्होंने अपने पद के लिहाज से बिल्कुल ठीक किया है। युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए पोप की आलोचना नहीं की जा सकती है, यह जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से कहा गया। अब इसके बाद दुनिया के लिए सो कॉल्ड शांति के दूत कहे जाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान पर पूरे ब्रिटेन की सियासत और कैथोलिक लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बात ब्रिटेन की करें तो जॉर्जिया मेलोनी कैथोलिक ईसाई हैं और दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार की प्रमुख भी है। उनके गठबंधन सहयोगी माटेओ साल्विनी का कहना है कि पोप पर हमला बुद्धिमानी भरा काम नहीं लगता है, ये मूर्खता पूर्वक जो काम है ये किया गया है और इसे जल्दबाजी करार दिया।
इटली के विपक्षी दलों ने ट्रंप के बयान पर गुस्सा जाहिर किया। इस मुद्दे पर अपनी सरकार से ज्यादा कड़ा रुख अपनाने की भी मांग की है। और सीधे रूप में अगर देखें, इस वक्त बयान जो है इस लड़ाई में तमाम जो तीखे इस वक्त स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं। आज का बड़ा सवाल रख देती हूं आपके सामने, क्या एक राष्ट्रपति को यह हक है कि वो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता को इस तरह से गाली दे, उनके ऊपर सवाल खड़े करे और उनकी इंक्लिनेशन को लेकर दुनिया के भीतर ये नैरेटिव गढ़े? ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, रिटायर्ड, हमारे साथ कनेक्ट है। मालिका पांडे जी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, मुझे ज्वाइन कर लिया। असलम रिजवी जी ने, ईरान मामलों के जानकार है। पहला सवाल साय सर आप ही से। जैन सर, सवाल ये कि एक अभी तक तो बात हो रही थी इस्लामिक वर्ल्ड की, लेकिन अब दूसरे खेमे में भी चर्चाएं शुरू हो गई है। हमने और आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, इंडिया डेली पर भी हमने दिखाई है, जिसमें जीसस क्राइस्ट खुद को वो बताते हुए नजर आए थे। और अब देखिए पोप लियो पर भी बड़े सवाल, यानी कि पोप लियो की एग्जिस्टेंस पर, उनके इंक्लिनेशन पर अगर वो युद्ध की निंदा कर रहे हैं तो सीधे सीधे ईरान ओरिएंटेड है सो कॉल्ड। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का क्या मान रहे हैं आप? रितु, वो जो जिस एनिमेटेड पिक्चर की आप बात कर रही हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, ब्लास्फेमी माना जाएगा पोप की, और क्रिश्चियनिटी की एज अ होल बेइज्जती मानी जाएगी। इस तरह के मजाक इन तरह के सेंसिटिव मुद्दों पे अच्छे नहीं होते। आपको याद होगा कि इससे पहले इसी तरह के एक मजाक में पेरिस में मर्डर हुआ था, राइट। जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस फिगर के बारे में इस तरह का एक कैरिकेचर निकला था और उस पर मर्डर हुआ था। तो ये तो गलत है और ट्रंप की भाषा शैली और व्यवहार हाईली ऑब्जेक्शनेबल रहे हैं। लेकिन रितु, धार्मिक लीडरशिप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने से बचना चाहिए, और अगर वो सेलेक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तब तो बहुत ही गलत है। तब तो वो रिलीजन से ज्यादा पॉलिटिक्स के नुमाइंदे हो जाएंगे, क्योंकि पोप को भी ये समझना चाहिए कि एक ग्लोबल फिगर हैं और सिर्फ क्रिश्चियंस का नाता नहीं है उन पे। तो अगर उन्हें शांति का पाठ पढ़ाना था तो कुछ वक्त पहले पढ़ाना था, जब मैसेकर हो रहे थे ईरान में, जब 2024 में 23 में मैसेकर हुआ था इजराइल में, उस वक्त भी पोप को बोलना चाहिए था कि शांति रखें। इनडायरेक्टली बोल रहे थे, लेकिन इतना बोल्डली नहीं बोल रहे थे जितना अब अमेरिका के ईरान पे अटैक के समय पोप को अचानक शांति की याद आई है। और ट्रंप ने इसको पर्सनल लिया है कि उनके एक एक्ट को पोप ने रेसिस्ट किया है। पोप को भी शायद ये भूल गया होगा कि वो पहले अमेरिकन पोप हैं और उनके पोप बनने में ट्रंप का रोल रहा है। जी रितु, आगे की बात लिटिल लेटर। साहिल सर, डेफिनेटली आपने जो ये पक्ष रखा है कि बचना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे पद पर आप मौजूद हैं जहां से दुनिया भर में मैसेज जा रहा है, और अगर आप एक भी बयान ऐसा देते हैं और इस सिचुएशन में देते हैं जहां पर एक ऐसे वर्ड्स पर दुनिया खड़ी है और ईरान, इजराइल, अमेरिका खड़ा है जहां पर कुछ भी हो सकता है, एक बयान या एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा मूवमेंट जो कि चिंगारी और भड़का सकता है, इस आग को और झटका सकता है। अब ये तस्वीर आगे आने वाले समय में कितनी ज्यादा क्रूशल होगी, क्योंकि अब तो ये एक धार्मिक लड़ाई बन ही चुकी है। अब इसे सीधे तौर पर एक शांति पैगाम पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। अली शाह सर, पोप का शांति पैगाम क्यों नहीं रहा सा है डोनाल्ड ट्रंप के और जॉर्जिया मेलोनी के? जॉर्जिया मेलोनी कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान बर्दाश्त नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ये थोड़ा खिसक चुके हैं। उनके दिमाग की क्या हालत है मुझे मालूम नहीं। आई थिंक रियली ही नीड्स हेल्प। वाकई में आप किसी को भी पूछ लिए दुनिया में, वो यही मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा। कोई अगर इत्तेफाक नहीं रखता है तो मतलब ही नीड्स हेल्प, जो इत्तेफाक नहीं रखेगा। ये जैसे कि साय सर ने बताया बिल्कुल कि ये ब्लास्फेमी है, ये आपत्तिजनक, विपत्तिजनक, जो भी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। आप मजहबी लीडर का, कोई से भी मजहब का हो, आप बेशक उसी मजहब के हो चाहे, आप मजाक नहीं उड़ा सकते, और ये कैरिकेचर आप कतई मंजूर नहीं है। और जो जिनकी ये बात हो रही है, पोप लियो 14 मेरे ख्याल से, ही वाज बोर्न एज रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट इनका नाम था असल में, और 14 सितंबर 1955 की पैदाइश है इनकी। ये हेड हैं कैथोलिक चर्च के और सोवन वेटिकन सिटी के। इनकी पैदाइश बल्कि अमेरिका में ही हुई, बल्कि
और ये पहले अमेरिकन पेरुवियन सिटीजनशिप के पोप हैं, और ये ऑर्डर ऑफ, बल्कि फर्स्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सेंट ऑगस्टीन, और सेकंड आफ्टर इमीडिएट प्रेडिसेसर जो थे ना, पोप फ्रांसिस थे पहले, इनसे पहले पोप फ्रांसिस के बाद ये आए, तो अमेरिका से बेसिकली। और बल्कि पोप साहब, जिनको प्रिगोस के नाम से भी जानते हैं, ये शिकागो में इनकी पैदाइश हुई थी, और बल्कि नेक शहर था इनका डोल्टन इलिनॉइस, वहां पे इनकी परवरिश हुई। फिर ये फ्रेयर इन ऑर्डर ऑफ सेंट ऑगस्टीन में 1977 में इनको ऑर्डेन किया प्रीस्ट बनके, 1982 में आए ये प्रीस्ट बनकर, और इन्होंने फिर एक डॉक्टरेट भी करी कैनन लॉ में, JCD कहते हैं, वो डिग्री थी 1987 में। और फिर पॉन्टिफिकल यूनिवर्सिटी सेंट थॉमस एक्विनियस की रोम में है जो है वो, और फिर ये सर्विस पे अपने काम के, मिशनरी काम पे पेरू 1980s में 1990s में काफी, मतलब वहां पे अपना अच्छा काम किया ड्यूरिंग। उसके बाद फिर ये पैरिश पास्टर, डायोसियन ऑफिशियल, सेमिनरी टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, इलेक्टेड प्रेयर जनरल, पूरा ऑर्डर ऑफ सेंट अगस्टीन का पूरा इन्होंने पूरा संभाल रखा था, पूरा काम कर रखा था। इनकी मजाक उड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। आप बताइए, जो इतने पहुंचे हुए हस्ती हैं, फिर ये ये रोम में थे ये 2001 से लेके 2013 तक। तो जॉर्जिया मेलोनी जब बोलती हैं, बल्कि पूरी इटली, अब वो ही नहीं, इटली ही नहीं, पूरी दुनिया बोलेगी डोनाल्ड ट्रंप साहब के सठिया गए हैं, झूठे तो है ही हैं, झूठे तो है ही हैं वो एक नंबर के। उन्हें 4 साल की प्रीवियस टर्म में 30,500 समथिंग टाइम झूठ बोला है, एवरेज निकाले उसका तो डेटा है मेरे पास, तो 21 टाइम्स लाइज अ डे। और जिन पोप की इन्होंने मजाक उड़ाया ना इस तरीके से, वो ट्रैवल करे थे एक्सटेंसिवली, वो पूरे काम को लेकर ऑर्डर ऑफ मेनी प्रोविंसेस, मिशनरी काम पे, बिल्कुल जैसे कि मिशनरी के यही काम होना है टूट के। उसके बाद फिर ये रिटर्न हुए पेरू में, बिशप ऑफ कैलियोस में 2015 से लेके 2023 तक, और 2023 में फिर ये पोप फ्रांसिस को जब अपॉइंट किया गया था प्रीफेक्ट डिकैस्ट्री ऑफ बिशप्स रोम में, तब इनको प्रेसिडेंट ऑफ द पॉन्टिफिकल कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया या उनके बयानों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मल्लिका पांडे जी, आपका इसमें कॉल क्या है? मैं 2 ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो ट्वीट्स यहाँ पर इस वक्त सामने आ रहे हैं। इन्फोग्राम का एक ट्वीट है, एब्सोल्यूट सिनेमा बाय इटालियन PM जॉर्जिया मेलोनी, जिसमें ट्रंप कहते हैं गिव अस योर एयर बेसिस टू अटैक ईरान, एंड इसके काउंटर में मेलोनी का जवाब होता है वी डोंट गिव, एंड देन ट्रंप गिव्स इन रिएक्शन लाइक पोप लाइक क्रिमिनल्स। अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे युद्ध में जॉर्जिया मेलोनी ने इसके बाद लिखा है इनफ, योर वर्ड्स ऑन द पोप आर अनएक्सेप्टेबल। अब ये तो ठीक है, लेकिन एक और बयान इसके बाद आ जाता है जिसमें आई एक्यूज इजराइल ऑफ क्रॉसिंग द रेड लाइन, आई कंडेम द मैसेकर ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस एंड अनाउंस दैट इटली विल सपोर्ट यूरोपियन सैंक्शंस अगेंस्ट इजराइल। यानी एक तरफ से कीलेबंदी आप डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कीलेबंदी इजराइल के लिए भी कर रहे हैं। अभी तक तो आप सहयोगी रहे थे, कहलाए रहे थे अमेरिका के साथ, और अब ये स्टांस बदलना, ये क्या वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज होना नहीं देखती मल्लिका पांडे जी? बिल्कुल। नमस्कार रितु जी, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि वॉशिंगटन हाउस वर्सेस वेटिकन हो चुका है। पहली बार अमेरिका में अमेरिकन ऐसे प्रेसिडेंट आए हैं जो वेटिकन हाउस को इतने उससे कन्फ्रंट कर रहे हैं। अगर आपने वीकेंड पर एक उनका बहुत बड़ा बयान ट्रूथ सोशल में मैं पढ़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें वो लिखते हैं द पोप इज वीक ऑन क्राइम। एक पोप वीक ऑन क्राइम, मतलब उसका क्या एनालिसिस वो देना चाहते हैं? भाई पोप तो ये बोल रहे हैं शांति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उनको आप क्राइम से कहां से लिंक कर रहे हैं समझ में नहीं आया। उसी ट्रूथ सोशल के पोस्ट पे रितु जी वो आगे लिखते हैं कि पोप से बेटर तो पोप तो पहले कभी पोप बनते ही नहीं। अगर मैं वॉशिंगटन हाउस में नहीं बैठा होता, अगर मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं होता, तो ये जो पोप लियो है इनका तो नाम ही नहीं था लिस्ट में। ये तो वेटिकन सिटी ने इनको इसलिए बनाया क्योंकि वो अमेरिकन थे, और वो अमेरिकन क्योंकि मेरी इतनी पावर है तो मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने एक अमेरिकन सिटीजन को
वहां पर वेटिकन में बैठा दिया। तो उन्होंने साफ साफ ही अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा है। फिर वो आगे, इससे भी आगे जाके कहते हैं कि जो पोप लियो के भाई हैं लुइस, वो ज्यादा अच्छे हैं, उसका भाई ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो मागा का सपोर्टर है। तो रितु जी, पर्सनल अटैक्स करना आप ट्रम्प की आदत हो गई है, ये बड़े बड़े And बयान that करना too ट्रम्प की on आदत an हो गई occasion है। when Easter is celebrated। हम देख रहे हैं अमेरिका में इस त्योहार के लिए जो तस्वीर होती है वो बहुत ही अलग होती है, एक बहुत पॉजिटिव नोट होता है। और उस दौरान भी अगर एक धार्मिक गुरु के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का रुख रख रहे हैं, बेशक से साय सर ने जो कहा वो भी सही है, अब मैं उस बात को भी अलग नहीं रख रही हूँ, लेकिन वो भी तो सुपर पावर का एक प्रतिनिधित्व रख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएस को। और अगर वो पोप के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें धार्मिक एंगल और पॉलिटिकल एंगल से भी आगे चीज चली जाती है। बिल्कुल रितु जी, सबसे पहले तो उन्होंने शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया, अगर हम देखें। उसके बाद अब वो एक दूसरे स्पिरिचुअल लीडर को भी एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं वो बार बार पर्सनल अटैक, जैसे मैंने उनका पूरा ट्रूथ सोशल का बताया आपको बयान, वो पूरा बयान दे रहे हैं, उसके बाद उनकी एक एआई जेनरेटेड इमेज वो पोस्ट करते हैं जिसमें वो जीसस बने हुए हैं। एआई जेनरेटेड एक इमेज उन्होंने पोस्ट किया जिसपे उनको पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने काफी बैकलैश दिया है। उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने वो बकायदा डिलीट कर दी, बट उसमें उनकी एआई जेनरेटेड इमेज में वो जीसस बने हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये काफी निंदनीय है कि कैसे वो हर एक कम्युनिटी को पर्सनली अटैक कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स उसको अटैक कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट रह गया है। और वो इतने मेगलोमेनियक है, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है ऋतु जी इस पॉइंट पर कि उनको अपने से आगे कुछ नहीं दिखता है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को स्टेट ऑफ ट्रम्प बोल देते हैं। बट ये क्वेश्चन ही क्यों उठना चाहिए? एक जो सवाल उठता है कि उनकी ईगो के आगे चीजों को वो कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता। असलम रिजवी जी हमारे साथ कनेक्ट है, ईरान मामलों के बेहतरीन जानकार हैं, उनसे जान लेते हैं। रिजवी साहब, हम देखते हैं कि एक देश का अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या एक प्रतिनिधित्व सामने रख रहे हैं तो उसका कम और सधे शब्दों में ही आपको जवाब देना होता है। अभी चाहे मैं ईरान की स्थिति देख लूँ, आई एम नॉट नोवेयर सपोर्टिंग ईरान या अमेरिका, मैं दोनों में से किसी पक्ष की साइड नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट मोजतबा खामनेई ने मैच्योरिटी दिखाई है। अभी तक इस तरीके के बयान, इनक्रेडिबल बिहेवियर या पोस्ट उनके नहीं आए हैं एटलीस्ट। और डोनाल्ड ट्रंप इन कंपैरिजन हम देखें, हर दफा एक नया रुख रहता है उनका। अब पोप को लेकर के ये बात कह दी गई है, जैसा कि अभी पांडे मैम भी बता रही थी कि उनके भाई बढ़िया है, वो बढ़िया नहीं है, इस तरीके का रुख उन्होंने रखा। तो ये एक नैरेटिव वॉर और उनका ईगो गेम दुनिया को कहां ले जाएगा और क्यों ले जा रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है? अनम्यूट कीजिएगा रिजवी साहब। नमस्कार, मैं आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट को सलाम करता हूं। देखिए, मेरा भी ताल्लुक एक धर्म से है और आप मेरे ड्रेस से आप ये देख रही हैं कि मैं भी एक धार्मिक हूँ। मेरे भी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं इंडिया और इंडिया के बाहर स्पीच देने के लिए जाता हूँ। और मेरी जो स्पीचेज हैं, अगर आप यूट्यूब पर मौलाना असलम रिजवी पुणे सर्च करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि किसी के धर्म के खिलाफ या किसी धार्मिक गुरु के खिलाफ कोई ऐसी बातें न की जाएं जो उनको चोट पहुँच सके। हमारे कुरान ने भी ये बात कही है कि तुम किसी भी धर्म के बुजुर्ग के खिलाफ न बोलो, ये सही नहीं है। ये हम सब की तरफ से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो रितु जी आपने कही कि आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ इतना कैसी कैसी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई ने उसका जवाब उनकी लैंग्वेज में बहरहाल नहीं दिया। बहुत कुछ कहा, तो ये कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को जो है अगर उसने हमला किया तो हम ज़बरदस्त जवाब देंगे। उनकी जगह पर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के फर्जंद और बेटे हैं, आपने उनकी भी भाषा की तारीफ की। रितु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। धार्मिक गुरु को ऐसा ही होना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करें कि जो
जिससे किसी धर्म को तकलीफ पहुंचे। मैं एक बात, क्योंकि मेरा ताल्लुक ईरान से है, तो मैं ईरान में क्या गुजर रहा है इस वक्त मैं बताना चाहता हूँ कि ईरान में भी क्रिश्चियन बहुत हैं। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी जो हैं वो ईरान में रहते हैं, और वहाँ के यहूदी बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, और उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुनकर वहाँ की पार्लियामेंट में मौजूद है। इवन क्रिश्चियनिटी से भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मौजूद है। वहाँ पर ज़बरदस्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन का जो जो धर्म है उसमें इस तरह से कोई आम इंसान जीसस की तस्वीर बनाकर डेफिनेटली अपने को डेफिनेटली पेश रिजवी करे, जो साहब, और बहुत बड़ा ये मैं हर बहुत बड़ा दफा गुनाह माना जाता है। दोहराने के लिए भी तैयार हूँ कि चाहे वो कोई भी धार्मिक लीडर हो, चाहे वो खामेनेई क्यों ना हो या पोप ही क्यों ना हो, एनीवन, किसी भी धार्मिक लीडर के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टेबल होगा। और साहे सर, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन वो एआई इमेज अगर आप जीसस क्राइस्ट के तस्वीर को लेकर देखेंगे, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये रखी थी तस्वीर, वो कहीं से जस्टिफाइड है क्या? अभी इस बात को मैं कैसे मान लूँ कि उन्होंने उस बयान का ही जवाब दिया है? वो तो चल देते हैं एक रेसलिंग मैच में, वहाँ पे एक रेसलर को मॉडल भी बता देते हैं, तो हाउ इज इट जस्टिफाइड? नॉट एट ऑल, द पिक्चर इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड रितु। एकदम आउट ऑफ टेस्ट, बिलो द बेल्ट, अनएक्सेप्टेबल। तो दोनों वर्टिकल्स को अलग पढ़ने की जरूरत है। पिक्चर पोस्ट की, ब्लंडर किया, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, लेकिन रियलाइज किया और डिलीट किया, तब तक द डैमेज वाज डन। यस, लेकिन उसी के साथ जो दूसरा वर्टिकल है कि अगर वो कह रहे हैं ही इज वीक ऑन क्राइम, तो मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसपे अब बहुत मेजर, कोई भी रिलीजियस लीडर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी कैन नॉट बी अबव क्वेश्चन। रिलीजियस लीडर्स गलत नहीं करते, दुनिया भर में करते हैं, हर रिलीजन में करते हैं। डेथ टू अमेरिका, डेथ थ्रू इजराइल, काफिरों को खत्म कर दो, इजराइल को दुनिया से हटा दो। मैं चाहूंगी जरा रखिएगा साहे सर और रिजवी सर को। यस जी, रिजवी सर जवाब। तो जी रितु, जी मैं ऐसे में जवाब देना चाहता हूँ। जी बताएं रिजवी साहब। जी आशीष भाई, ये जो डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल कहा जाता है, इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो मुर्दाबाद और जिंदाबाद है। यह बात ध्यान में रखिएगा। वो जो आप डेथ को मौत से आप जोड़ते हैं, जैसे हम लोग मुर्दाबाद और जिंदाबाद कहते हैं, वैसे ईरान में मर्ग बर अमेरिका या मर्ग बर इसराइल कहते हैं। तो ये हर मुल्क में बोला जाता है, मुर्दाबाद और जिंदाबाद। ये नया एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, आई रिस्पेक्ट दैट। अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, क्योंकि वहां पर इवन वहां पर भी जो दो पार्टियां होती हैं आशीष भाई, वहां भी जो दो पार्टियां इलेक्शन में आती हैं, तो एक दूसरे को मुर्दाबाद और जिंदाबाद कहते हैं, मर्ग पर। तो ये जो है हमारे यहाँ भी होता है। मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ आशीष भाई, दोनों पार्टियों में आपने देखा होगा जिंदाबाद मुर्दाबाद किया जाता है। लेकिन अब बात यह है कि इजराइल ने ईरान के बारे में क्या कहा। इजराइल ने ये कहा, जैसे कि ईरान के बारे में आप कहते हैं कि ईरान ने कहा है कि इजराइल को हम तबाह कर देंगे। इजराइल को तबाह करना और है, और इजराइल के लोगों को तबाह करना और है। जब ईरान ये कहता है कि हम इजराइल को तबाह करेंगे, यानी उससे मुराद वो जो ज़ायनिज्म है, वो जो उनकी थिंकिंग है, वो जो ग्रेटर इजराइल के बारे में कहा जाता है कि हम इतना वो करेंगे, उसकी तबाही की बात होती है। वरना आप जब ईरान के यहूदियों से इंटरव्यू लेंगे तो वहां पर ईरान के यहूदी बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। बहुत से लोगों ने गलत बातें ये फैला रखी हैं कि ईरान यहूदियों को खत्म करना चाहता है। ईरान ने हमेशा, खुद अयतुल्लाह खामनाई ने कई बार यहूदियों की तारीफ की है। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, एक दो हफ्ता पहले पेजिशियान ने एक मैसेज दिया था अमेरिका की पब्लिक को, और उसमें यह कहा था कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन आपसे हम जवाब ले लेते रिजवी साहब। तो ये जो डेथ वाली बात है, मुर्दाबाद और जिंदाबाद वाली बात, ठीक है, एक जवाब जी। बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं, पूरी दुनिया आपकी इस बात को समझे और माने कि डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका और काफिरों को खत्म कर दो का मतलब है मुर्दाबाद, मतलब वी डिनाउंस। डिनाउंस वर्ड बेहतर होता अगर वो
डेथ की जगह उनको अंग्रेजी सुधारने की जरूरत थी। हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के वक्त से रिजवी साहब स्टेट और रिलीजन को मिक्स करना मना है। और ये मरहूम खुमैनी साहब की जो ख्वाहिश थी कि उन्होंने एकदम एक कर रखा था, स्टेट और रिलीजन एक था। एक जो आप कहते हैं ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हम शरिया से चलेंगे या कुछ ऐसा, इसमें जो ये मिक्सअप होता है ना, इससे मुझे गुरेज, इससे मुझे प्रॉब्लम है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि कोई भी रिलीजियस लीडर हो, रिजवी साहब कोई भी, मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे पोप ही हैं, तो पोप को सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। उनके लिए इंसानियत, हर रिलीजन इंसानियत को धर्म मानती है ना, कि सिर्फ अपने ही धर्म को इंसानियत मानती है, नहीं, इंसानियत को धर्म मानना हर मेजर रिलीजन में सिखाया जाता है। तो उसमें जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत है। अब वो पोप को पता है कि वो कैथोलिक हैं, उनको पता है जेडी वांस कैथोलिक हैं, उनको पता है जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ कैथोलिक है, लेकिन जेडी वांस की लैंग्वेज और पीट हेग्सेथ की लैंग्वेज में 180 डिग्री का फर्क है। पीट हेग्सेथ ने अभी अपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले के ब्रीफिंग्स में जिस तरह की लैंग्वेज यूज करी है, वो दिखाती है कि वो ओल्ड टेस्टमेंट फॉलो करते हैं, न्यू टेस्टमेंट नहीं फॉलो करते। तो पोप अब ओल्ड टेस्टमेंट वर्सेस न्यू टेस्टमेंट में किसकी तरफ खड़े होंगे? आफ्टर जीसस क्राइस्ट मर्डर, वो जो न्यू टेस्टमेंट आया नहीं, तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर तो शायद सर ये वाली लड़ाई आप एक नई शुरू कर रहे हैं। न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट, ये विचारों में या आइडियोलॉजीज में डिफरेंस, ये वास्ट क्या एक गैप बन गया है? और क्या इसे ही आगे डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि एक नई टेस्टमेंट के ऊपर आप चलिए, जो पुराना वाला था वो नहीं एप्लीकेबल है? ऋतु, थोड़ा सा इसको चिजल करते हैं। देखिए, ये नेवर एंडिंग है, जब तक समाज रहेगा तब तक युद्ध होंगे, तब तक मौतें होंगी। तो ये तो एक गलत खुशफहमी में हम रहते हैं कि आज के बाद युद्ध नहीं होगा, आज के बाद रजिस्ट। कहाँ है ग्रेटा थर्नबर्ग जब कुछ हो रहा है? अभी फिर से सुनते हैं उनकी टीम स्वीडन से चली हुई है कि गाजा में फिर से जाएंगे। कुछ लोग ऋतु पूरी दुनिया में कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, और मैं मेजर रिलीजियस लीडरशिप पूरी दुनिया का, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ये कमर्शियल एक्टिविटीज, इनमें पर्सनल गेम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, और इसीलिए उनका जो सेलेक्टिव अप्रोच है इंसानियत के प्रति, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट, शिया सुन्नी, इसी तरह और रिलीजन्स में जो डिफरेंस है, वर्टिकल्स है, ये सब इसलिए है कि ह्यूमन माइंड्स को मैनिपुलेट करना है। नहीं, अपना इसमें एक सवाल, अली शाह सर, ये भी मुझे बताइएगा, आपसे भी पूछूंगी, लेकिन मल्लिका पांडे जी, मुझे इस बीच में बाइबल को अगर मैं याद करूं तो ओल्ड टेस्टमेंट ऑफन डिपिक्ट्स गॉड डायरेक्टिंग और सपोर्टिंग वॉर्स टू प्रोटेक्ट इजराइल और इनैक्ट जजमेंट। अब न्यू टेस्टमेंट को उठाएंगे तो एम्फेसिस ऑन लव, नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, इस तरीके की बातें लिखी जाती हैं। तो ये क्या इस तरीके की लड़ाई अब नहीं खड़ी हो रही है? एक तो शिया सुन्नी चल ही रहा था, अब ये वाला भी हो गया है। ऋतु जी, इसमें मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगी, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए आई थिंक एक परसेप्शन मैनेजमेंट ज्यादा है और रिलीजन बैक सीट है। उनके लिए ये परसेप्शन बनाना है, जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा कि ओवल ऑफिस में उनके कुछ पादरी आए और उनके लिए प्रेयर की, उसके बाद कहीं ना कहीं हम उनकी एआई जेनरेटेड इमेजेस देखते। देखिए, उनको पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है अमेरिका में कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। उनको नहीं पता था कि वो इतने लेवल पर बैकलैश फेस करेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी से। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी कि जो यूएसएस जिराल्ड है, वहां पर काफी 1600 प्लस सोल्जर्स ने काफी कंप्लेंट्स डाली है, जहां पर उनके जो बॉसेस हैं, जो कमांडर्स हैं, वो उनको बता रहे हैं कि क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है, ये आपको क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ना है। और ये पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में इसके काफी इलैबोरेटेड एनालिसिस भी आया है इस चीज पर, कि पहले हमने देखा कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम है, बट ओवरऑल जो क्रक्स है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक रिलीजन को कहीं ना कहीं एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। वो अपने आप को सेंट्रल स्टेज में रखना चाहते हैं, बस यही चीज है। वो ना पोप को रखना चाहते हैं सेंट्रल स्टेज में, ना किसी और को रखना चाहते हैं, वो अपने आप को सेंट्रल स्टेज में लाना चाहते हैं। और अपने आप को, उसके बाद अली शाह सर, टेस्टमेंट वाली लड़ाई नहीं है उनके दिमाग में। मैं ऋतु ये बताना चाह रहा था कि ये जो अचानक स्टांस चेंज होता है ना, पोप वाज इन चेयर पिछले 6 महीने से ज्यादा से है ना वो कुर्सी पे, तो उनका ये अचानक क्यों, जब वो अल्जीरिया विजिट पे जा रहे हैं उसी वक्त उनको ये स्टेटमेंट देनी। आपका स्टेटमेंट मुझे भारत में कुछ ऐसा स्टांस आता है तो
जैसे कहा जाता है ना, सिलेक्टिवली आपने चुनावी तस्वीर देख करके आपने बयान दिया, उस तरीके का लग रहा है मुझे अभी थोड़ा सा ये स्टैंस। अलीशा सर प्लीज इस पर आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा एक। अलीशा सर। जी हाँ, देखिए ये इसमें सिंपल सी बात है कि धर्म, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो यानी कि अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी टच करना है तो आप सीधा धर्म पे आ जाइए, क्योंकि पीपल आर वेरी टची अबाउट इट, अबाउट रिलीजियस थिंग्स। तो क्योंकि फेथ बहुत पर्सनल मैटर होता है एक्चुअली अपना, अपने और मजहब शुरू होता है जब आप प्रेयर के बाद जो करते हो ना एज एन इंसान, मजहब वो होता है। मजहब वो नहीं होता जो आप मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में या सिनेगॉग में आप चर्च में कर रहे हो। मजहब मैं मानता हूं वो होता है जब उसके बाद आप क्या करते हो। आपने प्रार्थना तो कर ली, उसके बाद जो करते हो वो होता है मजहब। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का मजहब यहां पर दिख रहा है कि वो कितनी इज्जत करते हैं, मजहब कोई सा भी हो। आप देखिए वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो एक धर्म गुरु का असैसिनेशन हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी में, ठीक है, 1914 में धर्म गुरु का असैसिनेशन होता है और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है उसके बाद फिर। और आप देखिए यहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब कर क्या रहे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो पॉलिटिकल आपको भी लग रहा है, पोप का ये बयान पॉलिटिकल लग रहा है आपको, या टाइमिंग गलत लग रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो पोप का ये बयान पॉलिटिकल है, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए ह्यूमन, द ओनली कांस्टेंट इज द ओनली चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वी कीप ग्रोइंग, वी कीप इवॉल्विंग। अभी मैंने जो एनालिसिस दिया था आधे घंटे पहले अलग चैनल पे, उसके बाद मैंने और कुछ सोचा होगा, फिर और एक एनालिसिस, तो हो सकता है मेरा एनालिसिस और ग्रो कर गया हो आधे घंटे के अंदर ही। हाँ, सिमिलरली तो मैं कुछ पॉलिटिकली देख रहा, मगर मैं ये देख रहा हूं कि हो सकता है उनका माइंड और इवॉल्व हुआ हो और ग्रो किया हो कोई। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो डेफिनेटली 100%। और एक चीज और नई मैं सीख के आया हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये शायद अब तक तो एल्पिसन फाइल और ये सब बातें करते हैं, एक और एंगल निकल कर आया बाय द वे, अभी आधे घंटे पहले की मैं बात कर रहा हूं। उसमें ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, मगर एक और एंगल ये निकल कर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस युद्ध को जानबूझ के आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अपना आफ्टर प्रेसिडेंट पोस्ट रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं कि उन कितने पैसे आएंगे, मूला कितना आएगा, कि आर्म्स डील होगी, हथियार होंगी, तो पैसे इकट्ठा होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास। दैट आई डोंट नो, दैट इज ऑल स्पेकुलेशन बेसिकली। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब, नहीं, इस वाली थ्योरी पे तो अभी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। रिजवी साहब, मुझे इस पर बताइएगा, अगर पोप लियो की टिप्पणी आती है वो कितना आपको पॉलिटिकल लग रहा है और कितना वो ग्राउंडेड लग रहा है एक धार्मिक नेता के तौर पर? रिजवी साहब देखिए, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि आशीष भाई ने जो ये बात कही कि ईरान में धर्म की वजह से धर्म और सियासत एक हो गई, उससे बहुत से प्रॉब्लम है। मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं, आप ये देखिए कि इनकलाब के बाद 47 ईयर्स हो गए, ईरान ने सैंक्शन हुआ, ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद ईरान आज किस बुलंदी पर है। आशीष भाई प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप ईरान जाएंगे ना मेरे डियर ब्रदर, तो आपको लगेगा कि ईरान कितना उसने तरक्की की है। इनकलाब से पहले वहां पर एक सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन आज ईरान जो है दुनिया के चौथे या पांचवें मुल्क में बहुत लोग उसको शुमार करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पर धर्म की वजह से कोई रुकावट नहीं आई है, ईरान में औरतें आज़ाद हैं। आपको तेहरान की तस्वीर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सी औरतों के सर के ऊपर आपको स्कार्फ भी नहीं मिलेगा। सड़कों पर लोग कौन थे रिजवी साहब, जो सड़कों पर लोग आए हुए थे? मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, ये 5 से 10% लोग, 5 से 10% लोग थे, जिनमें से वो 5% लोग अब ईरान की तरफ पलट गए हैं। सिर्फ 5%, बिल्कुल मैं साफ बात कर रहा हूँ। जब से आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया गया, वो 10% लोग जो रोड सड़कों पे थे, उनमें से 5% अब ईरान की तरफ आ गए, यानी गवर्नमेंट की तरफ आ गए हैं, सिर्फ 5% रह गए हैं। तो हर मुल्क में होता है कि खामेनेई एलिमिनेट होते ही वो जो विरोध था, वो विरोध भी पॉइंट 1 खामेनेई को लेकर के था, और पॉइंट 2 ये कि आप जो विरोध कर रहे थे वो भी ईरान के साथ चल रहे हैं। रितु जी, आप बिल्कुल
बिल्कुल उनकी शहादत के बाद लोगों में गम गुस्सा आया। इस शहादत से ईरान का नुकसान नहीं हुआ है बल्कि फायदा हुआ है। और जहां तक डेथ टू अमेरिका और इसराइल की बात है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। वाशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका अपने को बहुत ज्यादा सिविलाइज और कल्चर्ड कहता है, वाशिंगटन पोस्ट में 2 अप्रैल को एक न्यूज आई थी, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा। मार्क थेसन ने एक नजरिया लिखा था, मार्क थेसन ने, और उसमें यह कहा था कि ईरान के सारे बड़े नेताओं को मार देना चाहिए। आपके इतने बड़े चैनल पर पूरे एतमाद और भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ, आप बताइए ये सही है मैडम? हमारे आशीष भाई, मोहम्मद अली भाई, हमारी मैडम, सब लोग इस पर बताएं कि ये जो कहा गया है। वाशिंगटन पोस्ट एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वो ये कहता है कि मार्क थेसन कहता है और उसको लिखता है कि ईरान के तमाम बड़े नेताओं को खत्म कर देना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान के खिलाफ जो साजिशें हैं, ये उसी वक्त समझ में आएगी आपको कि जब आप खुद ईरान जाएंगे। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही सिविलाइज्ड लोग हैं, कल्चर्ड लोग हैं। बहुत से लोग जो गए हैं, मेरे दोस्तों में जब ईरान पहुंचे तो कहते हैं मुझे बताया कुछ और गया था, लेकिन ईरान की हकीकत कुछ और है। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान एक तरक्की याफ्ता, तरक्की करने वाला, अभी तरक्की याफ्ता तो नहीं हुआ है लेकिन ऑन द वे है, आगे बढ़ने वाला मुल्क है। ठीक है, और धर्म ने इसको कोई साहिल नुकसान सर, नहीं इस पर पहुंचाया। जरा आप अपनी राय दीजिएगा। वॉशिंगटन पोस्ट का ही जिक्र हो रहा था, उन्हीं का ही एक पोस्ट मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ। ऑब्जर्वर्स ऑफ द कैथोलिक चर्च से वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन पोप एंड यूएस प्रेसिडेंट इज अनप्रेसिडेंटेड। ये कहा जा रहा है कि जो जंग एक छेड़ दी गई है शब्दों के माध्यम से, वो गलत है और वो उसका कोई नतीजा नहीं है और इसका कोई ताजुब या फिर मेल नहीं खाता है। आप एक रिलीजियस गुरु हैं और एक पॉलिटिकल गुरु, दोनों आमने सामने और दोनों शब्दों के जरिए लड़ाई कर रहे हैं। अब इस लड़ाई को अगर लिया जाए और इस जंग के साथ एक फिट किया जाए, तो क्या लगता है कि ये कमेंट पॉलिटिकल ना माने तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का इसको रेपरकशन झेलना पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप को रेपरकशन झेलना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। ही नोज हिज फ्यूचर, उसको पता है 2.5 साल बचे हैं, तो 2.5 साल में उनके जो भी एजेंडास थे, बेसिक एजेंडास फॉर अमेरिका इन जनरल एंड अमेरिका एज अ सुपर पावर इन द बैकग्राउंड, उनके कुछ एजेंडास हैं जिसमें ओपन बॉर्डर को रोकना है, जिसमें रेडिकल इस्लाम को चैलेंज करके क्रश करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना कर पाए, और अपने यहाँ उनके जो रेडिकलिज्म बढ़ रहा है या यूरोप में जो बढ़ रहा है उसको लगातार हिट करते रहना है इन ऑल वेज, वर्बल, मिलिट्री, ऑल। तो वो मैग्लोमैनियक है, उसको मतलब नहीं है कि उसका आगे क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, मिड टर्म इलेक्शन जरूर वो जीतना चाहेंगे, क्योंकि अगर उनको अपना तीसरा टर्म करना है तो कांग्रेस को ओके करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से, उसके लिए उनको मिड टर्म में ज्यादा वोट चाहिए। ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? सवाल मेरी मैपिंग तो है कि ही वांट्स अ थर्ड टर्म, जब तक कि उनको मेडिकली अनफिट ना डिक्लेयर कर दिया जाए अंडर जो 25th अमेंडमेंट एंड सेक्शन 4 एंड ऑल दैट, वो बहुत टेक्निकल है, लेकिन उनकी विशेष हैं, बिकॉज उनको जो कुछ चेंज करना है उसके लिए टाइम चाहिए। बट हम बात यहाँ रिलीजियस लीडरशिप की करते हैं। रिजवी साहब की बात को मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहूँ 30 सेकंड्स, कि स्टेट के गवर्नेंस में रिलीजन का कोई, धर्मांधता एक बीमारी है, और जो जितने धर्मांध वो उतने बीमार। इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत आपको मिल जाएंगे तरीके, ऑफशूट्स, कि हम तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के प्रति या अपने अरे तो ये धार्मिक लड़ाई सर, ये आपकी बात बहुत दुरुस्त भी है, बिकॉज हम देखते हैं और भी देशों में तो ऐसी धार्मिक लड़ाइयां हैं, या न्यूक्लियर पावर को लेकर या प्रोग्राम्स को लेकर आपको बात करना है, तो और भी कंट्रीज है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खुले तौर पर कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया देखिए आप, चले जाइए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, कई पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं जहाँ पर खाने के लिए पानी पीने के लिए नहीं है, और वो न्यूक्लियर तौर पर अपने आप को एक एसेट के तौर पर आगे दिखाते हैं, और इस्लामाबाद वाली वार्ता के दौरान भी दिखाते हैं कि हम तो शांति दूत हैं। अब ये एक पिक्चर रहती है, लेकिन वर्ल्ड का पेज और वो पन्ना जो नए अध्याय का अब लिखा जा रहा है। अली शाह सर, मुझे ये बताइएगा, मेलोनी बहुत अगर कहा जाए इसमें रिलक्टेंट, उनका जो एक तरह से एक ट्वीट आया है, उन्होंने जवाब दिया है पोस्ट को लेकर के, और सीधे सीधे इस तरीके का जवाब कि ये ऑब्जेक्शनेबल है अगर डोनाल्ड ट्रंप पोप को लेकर कहते हैं। तो अब ऐसे में क्या वापस से जो शक्तियां विरोध में थी, अब उनके बीच में भी कुछ गुटबाजी आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल हो सकती है इसमें। जब जब मजहब की बात आती है और मजहब की, देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, देखिए हम बेसिकली पाकिस्तान जो है वो बाइगोल सोसाइटी है, वो मजहब के नाम पे है। हम नेशनलिस्ट हैं, हम हिंदुस्तानी कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। उन्होंने, वो सोचते हैं उन्होंने पूरे दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका ले रखा है। ऐसा बाकी सऊदी अरेबिया की नहीं सोचती, ऐसा ईरान की नहीं सोचती, ऐसा जॉर्डन की नहीं सोचता, ऐसा कतर की नहीं सोचता, ऐसा और भी मुल्क हैं। क्यों पाकिस्तानियों ने बदनाम कर रखा है मुसलमानों को, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ओवर हियर, यहाँ पर अगर जब ये डोनाल्ड ट्रंप, देखिए अगर मजाक, किसी के भी मदद का मजाक उड़ाया जाए तो इट्स नॉट टेकन काइंडली। अक्सर आपने देखा है ऐसा होता है कि आप कि कहीं ऐसी मजहबी स्थान पे गई जो आपका मजहब शायद ना हो, आपको पता नहीं ड्रिल्स क्या है, आपको कोई बोलते ओए यहाँ पर आओ, ये करो वो करो, तो आप उनकी बात, आपको लगता है कि हाँ शायद सही बोल रहे होंगे, इनकी लेट्स नॉट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, आप उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के मदद की इज्जत करेंगे तो दूसरों वो भी आपकी मदद की इज्जत करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई कि मुसलमानों से ताल्लुक होता है। मैं कहता हूं मेरे साथ क्यों नहीं हुआ भाई? मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई एम एन इंडियन बिफोर आई एम अ मुस्लिम। तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? ये नहीं होता क्योंकि जब आप दूसरों की इज्जत करोगे, आपके साथ भी वो इज्जत मिलेगी। नहीं, पर मुझे डोनाल्ड ट्रंप लगता है, साहब नहीं, मैं इसमें दूसरी राय रखती हूँ अली शाह सर। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वो उस वाली थियोरी के तहत चलते हैं कि आप कुछ भी कहिए, उनको केश मात्र का भी फर्क नहीं पड़ता है। मल्लिका पांडे जी, अब इस बात को रखिएगा और माफ़ी के साथ, क्योंकि बहुत देरी के बाद आपके पास आ रही हूँ। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे दुनिया की सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथों में रहे। वो जब चाहे पेट्रो डॉलर नियमों में बदलाव ले आए, न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर जो तस्वीर है अलग अलग कंट्रीज में कैसी होगी वो डिक्टेट करेंगे। एंड प्लस अब ये रिलीजियस बैटल जो वो एक लड़ रहे हैं, इस रिलीजियस बैटल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या आप मान रही हैं? रितु जी, उस ट्वीट के बाद जो ट्रूथ सोशल में उन्होंने पोस्ट की थी एआई जनरेटेड इमेज, उसके बाद आपने देखा होगा उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि अरे नहीं, वो तो मजाक कर रहे थे और लोगों ने उनको गलत ले लिया। उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेस से इंटरैक्ट करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, मेरा मतलब तो रिलीजन से नहीं था, मेरा मतलब तो ये था कि मैं तो दिखाना चाहता था उस एआई जनरेटेड इमेज के थ्रू कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ। भला ऐसा कौन सा डॉक्टर होता है जो ऐसे हाथ करता है और उसकी हाथ से किरणें निकलती हैं और मरीज ठीक हो जाता है, या पीछे से उसके लाइट निकलती है। तो ये वो जो जस्टिफाई करना चाहते हैं रितु जी, और जो ये हास्य के मतलब वो बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम में, एक मीम मटेरियल ज्यादा बन चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रितु जी, उनका ये बढ़ता ही जा रहा है, ये वाला नेचर कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि वो बयान डालते हैं, फिर वो बयान बदलते हैं, फिर वो उसको जस्टिफाई इन रॉन्ग वे करते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे इस बयानबाजी बदलने के चक्कर में बहुत कम्युनिटीज को हेडलाइंस में रहना चाह रहे हैं क्या? वो हेडलाइंस में रहना चाह रहे हैं या पीआर स्टंट है ये? बिल्कुल रितु जी, उनका पीआर स्टंट है। वो हेडलाइन में रहना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है ये उनका आखिरी टर्म है। कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है। कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी ना केवल अमेरिका में बल्कि बाहर भी गिर चुकी है। अब तो ये जो मेलोनी थी, आपने देखा होगा इनिशियली कितना वार्म अप करती थी ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, कितना ये लोग कितने अच्छे से मिलते थे, कितने सारे इटालियन टाइज भी हैं। बट अब इनका इस वे में इतना आउट फ्रंट हमने पहली बार देखा, हमने ये कि रिव्यू कितना बड़ा कर रही हैं। मेलोनी भी पहली बार इटालियन प्राइम मिनिस्टर हमने देखा कि कन्फ्रंट कर रही हैं। हम नेटो को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेटो भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को पहले एटलीस्ट एक लिप सर्विस प्रोवाइड करता था, एटलीस्ट एक सपोर्ट करता था, चाहे वो बुश के टाइम में हो, चाहे वो ओबामा के टाइम में हो, चाहे वो बाइडेन के टाइम में हो, चाहे किसी के भी टाइम में हो, हमेशा एक लिप सर्विस जरूर प्रोवाइड करता था नेटो। बट अब हम ये देख रहे हैं पहली बार की नेटो अलायंस भी अब ट्रंप को आंख दिखाने लग गए, और कहीं ना कहीं ट्रंप बहुत अकेले हो चुके हैं। आंख ही नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आंख ही नहीं दिखा रहे हैं। मेरा इसमें ये कॉल है कि हाथ ही छोड़ दिया है, और साथ तो छोड़ दीजिए, बयानों में भी वो अब दोस्ती नहीं नजर आती है, वो साझेदारी नजर नहीं आती, वो तलखी अब दिखाई दे रही है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो भी इसको लेकर के रखते हैं अपना पॉइंट। स्टामर साहब की तरफ से भी कहा जाता है, अब जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं, इमानुअल मैक्रो कह रहे हैं, अब अलग अलग पक्ष तो हमने देख लिए। रिजवी साहब, अब ईरान की लड़ाई
अब शुरू तो हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, फिर स्टैंड बदला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आया, बबल मंडेब आया, उसके बाद चीज़ों को लेकर, टैक्स को लेकर बात आई, सुपर पावर को लेकर के बात आई, चीन आया बीच में। अभी ये पावर गेम, ये ग्लोबल अफेयर्स अगर देखिए, ग्लोबल पुलिसिंग का क्या तमगा लेकर के माथे पर ये लिख कर कि डोनाल्ड ट्रंप जो घूम रहे हैं, ये आगे उनके लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा? रिजवी साहब। जी हाँ, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के चक्कर में फंसते ही गए और फंसते ही गए। यानी क्या मकसद, यानी उन्होंने एक काम शुरू किया कि शायद इससे हमको फायदा मिलेगा, और उसके बाद मुसलसल वो ईरान ने एक दलदल बना दिया था और उस दलदल में फंस गए। और चूंकि उससे निकलना अब उनके लिए तकरीबन मुश्किल हो गया, तो ऐसे मौके पर अरबी ज़बान का एक शेर है, मैं उसका उर्दू में या हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूँ कि जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तो उसकी ज़बान लंबी हो जाती है। कसिन नौर मगलूबिन यसूल अलल कल्ब। ये इनके साथ हुआ है कि ये चारों तरफ से घिर गए हैं। इन्होंने पहले क्या क्या बातें कही, मुझे रिपीट नहीं करना है, लेकिन अभी जो पोप लियो के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया है, ये हमें हिंदी में कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। एक धर्म गुरु जो पूरी दुनिया में जिसके चाहने वाले हैं, कैथोलिक चर्च में जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, उनके खिलाफ जो काम किया है, मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई एम थिंकिंग, कि अब इनका जो है पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस सुराख में हाथ डाला है वहां से अभी का हाथ निकलने वाला नहीं है। साय सर, एक जवाब आपसे चाहती हूँ इसी पर। बहुत जल्दी साय सर वो कह रहे हैं कि आप जिस आग में खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप जल जाइएगा, और डोनाल्ड ट्रंप हर बीतते दिन के साथ वो शायद महसूस भी कर रहे होंगे। लेकिन साय सर मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, अभी जो वो एक एक पोस्ट करते हैं या एक एक बयान देते हैं, ऑन रिकॉर्ड जो चीजें जाती हैं, वो क्या इस बात को दिखाना चाह रहे हैं या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, दुनिया को डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, अगर मेरी ईगो पर बात आई तो इससे बड़ी चीज भी कर सकते हैं, इससे बड़ा फैसला भी लेने के लिए वो तैयार रहेंगे? रितु, डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को लेके जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो अमेरिकन पॉलिसी है। देयर इज नो चेंज। उनका अप्रोच अलग है, ऑफेंसिव है, डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन द बेसिक्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स गल्फ कंट्रीज वाज द सेम बिफोर ट्रंप, अभी भी। तो एक इस चैप्टर को अलग देखिए। हाँ, उनके जो वर्ल्ड बॉडीज के डिसरिगार्ड हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के हों, नाटो जिसके वो सदस्य हैं, या यूरोपियन यूनियन के प्रति या चाइना के प्रति, इसमें इन्होंने कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए हैं। ईयू के खिलाफ बहुत बोल्डली गए हैं। उसके पहले मैं 10 सेकंड में यह भी बताऊं कि जब स्टेट हेड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ऋतु, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। मिलोनिया ने, जॉर्जिया मिलोनिया ने अभी 10-15 दिन पहले सीक्रेटली 3 मिडिल ईस्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज को पर्सनली विजिट किया है और अचानक से इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं, बट स्टेट लीडरशिप अगर इंडिविजुअल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज होती है किन्हीं कारणों से, चाहे वो डेमोग्राफी हो या इलेक्शन बेनिफिट्स हो, तो ये बहुत खराब होता है उस देश के लिए। और ये अमेरिका ने कॉशन किया है यूरोप को कि अगर आप अभी नहीं जगे तो यू आर गोइंग टू हेल आफ्टर 10-20 इयर्स। तो अभी कमिंग बैक टू अमेरिका, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं है। ट्रंप के पर्सनल रिलेशनशिप विद बॉडीज में दिक्कतें हैं। आफ्टर ट्रंप ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि इजराइल के प्रति अमेरिकन पॉलिसी में कोई चेंज होने वाला है, बिकॉज वो इसको बैलेंसिंग एक्ट मानते हैं। लेकिन जिस तरह से डेमोग्राफिक चैलेंजेस और चेंजेस हो रहे हैं इस समय दुनिया में, मुझे बहुत बैलेंसिंग एक्ट में कहीं खेल तो नहीं हो जाएगा? बैलेंसिंग करते करते आप देश को ही डिसबैलेंस नहीं कर देंगे? वो जिस तरह से अमेरिका में कैंसर फैला हुआ है, जिस तरह से वो पेनिट्रेट हुए हैं ड्रग लॉर्ड से, ओपन बॉर्डर पॉलिसी से और चेंजिंग डेमोग्राफी से, उसी को वो काउंटर करना चाह रहे हैं। उसी लिए वो इंटरनल सिक्योरिटी पे जितना टैरिफ से पैसा कमाया था सारा आइस को और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को दिया, क्योंकि उसकी फंडिंग गलत हो रही थी। और स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नर्स हैं
वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एंटी अमेरिकन एक्ट कर रहे थे, क्योंकि कोई सोमालिया का ठीक है, है, कोई यानी ड्रग कि लॉर्ड्स के अभी घर ये से। टिप्पणी अगर देखी जाए एक हाथ में इसे पॉलिटिकल ही माना जा रहा है और उसका बयान जो दिया जा रहा है, अलीशा से जल्दी से 20 सेकंड के वक्त नहीं है मेरे पास। जी मैं बस एक शो के बेहतरी के लिए ठीक है, इतना ही वक्त मेरे मैं पास था। जो मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हुए उनका शुक्रिया करना चाहूंगी कनेक्ट होने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। यही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।